10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक कृतिका से ये पाठ आप सबके सामने पेश है। पाठ 3। पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी और लेखिका का नाम है मधु कांकरिया जी। पाठ का जो नाम है और जो उसका शीर्षक है उसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है पाठ को समझने से पहले। पाठ का जो शीर्षक है वो है साना साना हाथ जोड़ी, जिसका अर्थ है कि अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि लेखिका ने इसमें क्या बताने की कोशिश की है। पाठ जो है एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा का मतलब जहाँ घूमना फिरना और वृत्तांत मतलब वर्णन। तो लेखिका जो है जहाँ घूमने गई है, जिस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रही है, उस जगह का वर्णन किया है और इसलिए ये एक यात्रा वृत्तांत है। जब भी कोई लेखक या लेखिका कहीं घूमने जाता है या फिर किसी भी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहा होता है या फिर किसी भी क्षेत्र का आनंद लेने के लिए अपनी जगह से दूसरी जगह गया होता है, तो वो उससे संबंधित हर एक जानकारी या फिर उसने उस जगह से संबंधित क्या महसूस किया है, वो हर एक चीज़ जो है अपनी रचना के माध्यम से पाठकों के समक्ष रखता है। तो वो है यात्रा वृत्तांत। तो अब हमें ये पता लग गया है कि लेखिका यहाँ पर किसी क्षेत्र का वर्णन देंगी। उन्होंने क्या देखा प्राकृतिक सौंदर्य और उन्होंने क्या महसूस किया, वो सब इस पाठ के अंतर्गत हमें पता चलेगा। तो शुरू करते हैं पाठ को और समझते हैं। मैंने हैरान होकर देखा कि आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। जिस तरीके से हम रात में देखते हैं कि साफ आसमान होगा और चारों तरफ अंधेरा है और आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं और वो टिमटिमाहट बहुत सुंदर लगती है। और ये प्राकृतिक सौंदर्य जो है ये बहुत ही सम्मोहन की तरह होता है, आपको मोहित करता है अपनी ओर। तो वैसे ही जब पहाड़ी क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति घूम रहा होता है, उसने ये अनुभव किया होगा कि रात के समय जब चारों ओर घना अंधेरा दिखता है तो पहाड़ों पर जगह जगह जब जो लोग घर में रहते हैं अपने, वहाँ से उनके रोशनी टिमटिमाती हुई नजर आती है। वो ऐसा लगता है एक बड़े से विशाल आसमान से तारों के टिमटिमाने की ये छवि देखने को मिल रही है। वही यहाँ पर लेखिका महसूस कर रही हैं, वो जो बता रही हैं। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे हैं। वो रोशनी की एक झालर सी बना रहे हैं। झालर जो कि आप देखेंगे कि धागे से या फिर ऊन से ये बनाया जाता है घर को सजाने वजाने के लिए। तो ऐसे ही जो ये सितारों की तरह चमचमा रही हैं लाइटें, वो ऐसा लग रहा है कि वो गुच्छे में है और एक झालर की तरह जो है इस सौंदर्य को और बढ़ा रही हैं। क्या था वो रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। यहाँ पर लेखिका कहाँ गई हैं? गैंगटॉक शहर गई हुई हैं। उसी का वर्णन लेखिका अब यहाँ पर करती हुई नजर आएंगी आगे। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा ये मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह भी, शाम भी और रात भी। लेखिका कहती है कि इतिहास यानी कि बीता हुआ वक्त और वर्तमान का ये एक संधि स्थल है। संधि यानी कि जोड़ना, तो जो इन दोनों को जोड़ता है, इतिहास को भी और वर्तमान को भी, ये वो स्थल है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये मेहनतकश बादशाह है, यानी पहाड़ी क्षेत्र जो है वो उसका जीवन बहुत कठोर होता है। तो वहाँ पर जो मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने मेहनत कर करके इस प्राकृतिक सौंदर्य को वैसा का वैसा ही बना के रखा है आज तक, और अपने मेहनत से अपने इस पहाड़ी जीवन को जिसमें इतनी कठोरता है उसको वो जी रहे हैं। तो लेखिका को बादशाह की तरह लगते हैं वो लोग जो वहाँ पर मेहनत करते हैं। तो वो एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह भी, शाम भी और रात भी। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। रहस्य भरी, जब चारों ओर घना अंधेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई रहस्य हो, एकदम आपको आपके कानों में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस जा रहा होता है। पहाड़ों पर रात के समय में देखेंगे, बहुत ऊंचाइयों पर जब जाएंगे तो आपको इतना साइलेंस मिलेगा कि आपको लगेगा कितना रहस्य है, कितनी घनी रात है, कितनी काली रात है। वैसे ही वो महसूस करा रही थी लेखिका को भी कि कितनी रहस्यमयी सितारों भरी रात है। वो मुझे अपनी ओर मोहित कर रही थी और जगा रही थी, सम्मोहन जगा रही थी, यानी कि आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित यानी कि रुक गया था, यानी सब कुछ थम सा गया है, सब पीछे भुला दिया है। जो पीछे छोड़ के आया अपना जीवन, वो सब पीछे छोड़ दिया है। सब बेकार सा लग रहा है, अर्थहीन सा लग रहा है। मेरी चेतना यानी कि मेरी जो समझ है और मेरे आसपास
सब कुछ अब बेकार लग रहा है। इस वक्त मैं जहाँ हूँ वो प्राकृतिक सौंदर्य मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अंतर्द्रियता, यानी कि मैं अपनी इंद्रियों से परे, अपने मन के नियंत्रण से परे हो चुकी हूँ। मैं उसके काबू में नहीं हूँ। अब मैं इस डूबी रोशनी की वह जादुई झालर को देखने में व्यस्त हूँ। धीरे धीरे एक उजास रात का समय था जिसका वर्णन अभी तक लेखिका कर रही थी। अब जो है रोशनी शुरू हो गई है, यानी कि सुबह होगी। अब उस शून्य से फूटने लगा है, शून्य से यानी उस रात से एक प्रार्थना होठों को अब लेखिका के छू रही है। सुबह हो चुकी है। लेखिका उठती हैं, अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना करती हैं। प्रार्थना क्या कर रही हैं? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कोसेली। छोटे छोटे हाथों को जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन जो है अच्छाइयों को समर्पित हो। ये प्रार्थना उन्होंने की। और ये प्रार्थना आज सुबह की ही प्रार्थना के ये जो बोल हैं मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे और उन्हीं लफ्ज़ों में उन्होंने वो प्रार्थना की। अब सुबह हमें जो है लेखिका का जो सुबह का प्लान था वो ये था कि उनको अब यहाँ से आगे बढ़ना है। कहाँ से? यहाँ गैंगटॉक से आगे उनको बढ़ना था, यानी कि युमथांग जान के लिए निकलना था। तो सुबह हमें युमथांग के लिए निकलना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देता है। यानी जहाँ लेखिका ने स्टे किया था वहाँ की जो रेलिंग है यानी बालकनी है, वहाँ पर अगर मौसम साफ हो तो आप सामने से कंचनजंगा भी देख सकते हैं, जो कि हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो लेखिका तुरंत भागी बालकनी में ताकि अगर मौसम साफ हो तो वो देख सके। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान में हल्के हल्के बादल जो थे वो दिख रहे थे। तो पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के जो कपाट है यानी दरवाजे हैं वो ठाकुर जी की कपाट की तरह, यानी ठाकुर जी के जो मंदिर है उसके कपाट जिस तरीके से बंद होते हैं उसी तरीके से ये बादल भी अपना यहाँ पर हमें ये दिखा रहे हैं कि वो घिरे रहेंगे। और आगे जो है कहने का अर्थ है कि बादल जो है उन पहाड़ों के सामने उड़ते हुए दिख रहे हैं जिनकी वजह से पहाड़ नहीं दिख पा रहे हैं। तो वो बादल जो है यहाँ पे कपाट की तरह दिख रहे हैं, दरवाजे की तरह, ऐसे जैसे कि दरवाज़ा आप जब खोलेंगे तभी आप घर के अंदर का नज़ारा देख पाएंगे। तो बादल जो है यहाँ कपाट की भूमिका निभा रहे हैं। कंचनजंगा ना दिखनी थी और ना दिखी, पर सामने ही रकम रकम यानी कई तरह की, यानी कई प्रकार के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल खैर गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। लेखिका को सुबह सुबह युमथांग के लिए निकलना था, जो कि गैंगटोक से 150 किलोमीटर की आसपास 149 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तो युमथांग के लिए उन्हें यहाँ पर निकलना था। युमथांग यानी कि घाटियाँ। युमथांग का मतलब कि घाटियाँ, यानी वहाँ सिर्फ आपको घाटियाँ देखने को मिलेंगी। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम यानी कि सबसे गहरी जो खाइयाँ हैं देखने को मिलने लगी। घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन गनार्गे मुझे बता रहा था ये सब। मतलब जो उनका ड्राइवर था वो ड्राइवर के साथ साथ उनका गाइड भी था। गाइड का मतलब जो आपको जब आप कहीं घूम रहे होते हैं आपको उस जगह से संबंधित सारी जानकारी दे रहा हो वो गाइड है। तो जो लेखिका का जो ड्राइवर है वो ड्राइवर के साथ साथ वो गाइड भी है और जिसका नाम है जितेन नार्गे। उसने बताया कि यहाँ पे आपको घाटियाँ और फूल ही फूल देखने को मिलेंगे। लेखिका ने पूछा कि क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। बचकाने यानी कि बच्चों की तरह, जिस तरीके से बच्चों में उत्साह होता है वो बड़ी उत्सुकता से प्रश्न करते हैं, वैसे ही प्रश्न उन्होंने जितेन नार्गे से किया। वो बोलते हैं चलिए, तो मतलब कि आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। आगे बढ़े ही थे कि लेखिका को आगे बढ़ते हुए एक जगह पे एक कतार में यानी एक लाइन में सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं, बौद्ध धर्म से जुड़ी जो आप बोल सकते हैं कि जो चिन्ह है उससे संबंधित कुछ झंडे दिखने लगे। तो वो झंडे उनको दिखे, कतार में दिखे यानी लाइनों में दिखे और सफ़ेद रंग के थे और वो बौद्ध पताकाएं थी, किसी ध्वज की तरह लहरा रही थी, झंडे की तरह। शांति और अहिंसा की प्रतीक थी वो, यानी वो झंडे जो है सफ़ेद रंग के थे तो वो शांति का और अहिंसा का
आपको परिचय देती है। अहिंसा जो मार काट से परे, यानी आप शांति से बातों से चीज़ों को सुलझा रहे हो, वो जो तरीका होता है उसे अहिंसा कहते हैं। तो उसका प्रतीक है वो। ये पताका है जिन पर मंत्र भी लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, यानी बुद्ध धर्म को लोग बहुत मानते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए ये शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। यानी जब भी कोई बुद्धिस्ट जो है मरता है तो उसकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए शहर से दूर जाकर ये 108 संख्या में 108 झंडे जो है सफ़ेद रंग के होते हैं और इन पे मंत्र लिखे होते हैं, इनको फहरा दिया जाता है और इनको उतारा या हटाया नहीं जाता है। ये स्वयं नष्ट हो जाती है समय के साथ, और इनको उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए काम के लिए शुरुआत में भी पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं, और दूसरे जब किसी अच्छे काम के लिए पताकाएं लगाई जाती हैं तो वो रंग बिरंगी होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती, हिचकोले खाने का मतलब कि उबड़ खाबड़ रास्ता हो तो गाड़ी जो है ऊपर नीचे जो है झटके लेते हुए जब चले तो वो हिचकोले खाती हुई जीप जो है उनकी आगे बढ़ रही थी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा कि इस जगह का नाम है कविलॉग स्टॉक, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। अब जो उनका ड्राइवर है एज अ गाइड, वो गाइड की तरह सारी जानकारी दे रहा था और बता रहा था कि जिस जगह पर हम खड़े हैं उसको कहते हैं कविलॉग स्टॉक, और यहाँ पर जो हमारी बॉलीवुड की हिंदी मूवी है गाइड, उसकी यहाँ पर शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस खे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर है यहाँ स्मारक के रूप में है, वो लेपचा और भुटिया दो सिक्किम की ये जातियां हैं, स्थानीय जातियां हैं। क्या नाम है इनका? लेपचा और भुटिया। इनके बीच सुदीर्घ यानी लंबे झगड़े थे, जिनको शांति में बदलने के लिए वार्ता का जो शुरुआती स्थल है वो यही है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा कि एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र है। ये क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, यानी प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका कहती है क्या? चाहे मैदान हो या फिर पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बाद भी, यानी इतनी साइंटिफिक आप सक्सेस पाने के बाद भी और डेवलप होने के बाद भी देश में आप देखेंगे कि सबकी आत्मा जो है वो एक सी है। आत्मा एक जैसी क्यों है? यानी कि तरीके अलग है, सोच सबकी एक है। जिस तरीके से आप गंगा में डुबकी लगा के सोचते हैं कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे, वैसे ही यहाँ पर है तरीका, ये प्रेयर व्हील को घुमाकर अपने पाप धुले जाते हैं। तो जितनी भी वैज्ञानिक प्रगति हो जाए, थॉट सबके एक ही रहेंगे, आत्मा सबकी एक ही रहेगी। लोगों की जो आस्थाएं यानी कि विश्वास जो है ईश्वर में, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं जो है उससे संबंधित जितनी विचार है उनकी, वो सब एक जैसे ही हमेशा रहेंगे। रफ्ता रफ्ता यानी कि धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, और धीरे धीरे करके अब वो ऊंचाई पर जाने लगे। जैसे जैसे वो यूमथांग की तरफ बढ़ रहे हैं, बाजार, लोग और बस्तियां जो है पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य यानी कि वो दृश्य जो है, दृश्य जो नज़ारा यानी कि नज़ारा। चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली अब ओझल हो रहे थे। ओझल यानी कि नजर से हट रहे थे। कार्टून यानी कि कार्टन, जो कि सामान से भरे जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं, वो कार्टून ढोते हुए बौने से बहादुर नेपाली जो है वो मजदूरी करते हुए दिखते थे। वो अब पीछे छूटते जा रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी जो है अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, बल्कि अपने विराट यानी कि बहुत बड़े स्वरूप में अब वैभव के साथ सामने आने वाला था। ना जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटानियों का काम्य यानी सौंदर्य, जो तीर्थ पर आए होते उन्हें तीर्थाटानियों कहते हैं, तो वो सब के सब यहाँ पर आ रहे, जो पल पल परिवर्तित हिमालय को देखने के लिए बेचैन हैं। और देखते देखते रास्ते वीरान हो गए, यानी सुनसान हो गए। ऊंचाई है, ऊंचाई पे लोग कम ही आते हैं, तो जिनके पास फैसिलिटीज़ है अब अरेंज कर सकते हैं वही आते हैं, तो इसलिए थोड़ा कम भीड़ होती है वहाँ पर, तो इसलिए वीरान है, सुनसान है। संकरा यानी कि पतला, और जलेबी,
तो आप देखते ही आप जानते होंगे जिन्होंने पहाड़ी इलाकों को विजिट किया होगा, तो कैसे सुनसान से, पतले से और घुमावदार रास्ते होते हैं जलेबी की तरह। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा, घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियां जो है वो चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीम के समान बड़ा जो है पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन सघन यानी कि बहुत घने हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। हिचकोले कैसे? बड़खबड़ रास्ता है, पहाड़ी इलाका है, तो हिचकोले खाते हुए जीप निकल रही है उनकी। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी यानी जो घूमने आए हुए हैं वहां पर, वो झूम झूम कर गाने लगे कि सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी। लेखिका जो है चुप थी, बाकी लोग जो है वो गाने गाने में लगे हुए थे। उस मौसम का, नज़ारा का जो असर उनके मन पर पड़ा, उसको देखकर उनके गाने गाने लगे, यानी कि एंजॉय करने लगे माहौल को। किसी ऋषि की तरह वो शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। यानी लेखिका को वो प्राकृतिक सौंदर्य अपनी ओर इतना खींच रहा था, इतना लुभा रहा था कि वो शांत होकर बस देख रही थी, उसको अपने मन मस्तिष्क में बसा लेना चाहती थी। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लग गया था। जीप की खिड़की से मुंडकी अपना सिर थोड़ा सा बाहर निकाल कर वो कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपात यानी कि झरनों को देखती, वाटरफॉल्स। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को देखती। या फिर चांदी की तरह क्यों बोला जा रहा है? साफ निर्मल पानी होता है और चांदी की तरह सफ़ेद रंग से अपने चमचमाती वो पानी बहते जा रहे थे। तो तिस्ता नदी का यहाँ पे वर्णन लेखिका कर रही है। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ ही ये तिस्ता नदी आ रही थी, पर यहाँ उसका सौंदर्य जो है पराकाष्ठा पर था, यानी अपने सबसे ज़्यादा हाई लेवल की जो सुंदरता है ना, उसको दिखा रही थी ये नदी इस वक्त। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित हो गई थी, पुलकित थी, यानी खुश थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, इसका नाम था 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल यानी बिजी हो गए। फ्लैश चमकने लगे, हर किसी का कैमरा ऑन हो गया, सब फोटो वीडियो सब यही करने में लगे हुए थे। इतना खूबसूरत नज़ारा था। कहाँ आ गए हैं? 7 सिस्टर फॉल्स पर। आदिम युग की किसी अभिशप्त यानी श्रापित राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। यानी उस जल की जो ठंडक है वो अंतर मन को भी जो है डुबो देती है। मन जो है वो काव्यमय हो उठा। मन में जो है ऐसे ऐसी पंक्तियां आ रही थी कि जिससे कि कविता रच दी जाए। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा, यानी कि सत्य और सौंदर्य को, सत्य यानी कि ईश्वर की मौजूदगी। जब आप प्राकृतिक सौंदर्य को इतनी बेहतरीन रूप में देखने लगे तो लगता है, आपको ये महसूस होता है कि ईश्वर ने क्या बनाया है। तो आपको वहाँ पर ईश्वर की जो मौजूदगी है और जो सौंदर्य है वो एक साथ महसूस होने लग जाता है। जीवन की अनंतता, यानी उसकी अंतता कहाँ तक है, या फिर जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना जो है, उन अद्भुत अनूठे यानी कि अनोखे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। जिस तरीके से झरना बह रहा था, लेखिका अपने जीवन को, अपने मन को भी उसी तरीके से महसूस कर रही थी उस वक्त। भीतर की सारी तामसिकताएं यानी कि बुरी भली सारी जो सोच है, वो तामसिकता जो है, वो सारे के सारे जो है और दुष्ट वासनाएं
इस निर्मल धारा में बह गई। कहने का अर्थ है व्यक्ति अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाता है, अच्छी बुरी हर तरीके की बातें जीवन में आपको इतना घेर लेती हैं कि इन सब चीज़ों के लिए फुर्सत नहीं मिलती। जब इस तरीके की प्राकृतिक सौंदर्य के बीचों बीच जब आप अपने आप को पाते हैं तो आप ऑल ऑफ सडन आप देखेंगे कि सब कुछ पीछे बेकार सा लगने लगता है। ऐसी तामसिकता यानी बुरे ख्याल, बुरी बातें, हर वो चीज़ जिसके लिए आदमी पीछे भाग रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं दुष्ट वासनाएं लगती हैं, दुष्ट इच्छाएं लगती हैं, जो हमको बेकार कर रही होती हैं, गलत राह पर ले चलने के लिए मजबूर कर रही होती हैं। वो ऐसा लगता है जैसे इसी निर्मल धारा में बहती चली जा रही हैं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसी ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, यानी कि आगे चलने के लिए बोलने लगा। वो आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे और बताने लगा कि आगे चलिए, अब यहाँ से उठिए और आगे आपको इससे भी ज़्यादा सुंदर नज़ारे मिलेंगे। लेकिन लेखिका को तो यहीं पर रुककर झरने देखकर ही मज़े आ गए और वो उसी में ही खो गई। अनमनी सी मैं उठी, यानी मन नहीं था लेखिका का, पर वो उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले आने लगे। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, सब गायब हो गया। यानी आपको ऐसे ऐसे पहाड़ मिलेंगे कि आपको हरे रंग की मोटी परत दिखेगी, कहीं पीलापन दिखेगा, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब कुछ छूमंतर हो जाता है, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर आ जाती है, सब कुछ बादलमय हो जाता है, सब कुछ बादलमय, यानी सब पर बादल आ जाते हैं को वो सारे नज़ारों को ढक देते हैं। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी यानी समझदार बनाने के लिए जीवन रहस्य का उद्घाटन पर तुली हुई थी। आप जब भी कभी इस तरीके से ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य के बीचों बीच अपने आप को पाएंगे, तो जिस तरीके से इस वक्त लेखिका जो है महसूस कर रही है, एज इट इज़ आप अपने आप को भी महसूस करेंगे। आपको अपना जीवन में पीछे आपके जो भी चल रहा है सब कुछ बेकार लगेगा, और ऐसा लगेगा कि कितनी खूबसूरती है, ईश्वर ने क्या बना रखा है, यही जीवन है, शालीनता से अपना जीवन जिया जाए, इसी में ही जीवन बिता दिया जाए तो कितना अच्छा हो, जीवन कितना सुंदर हो। तो इस तरीके से जीवन के जितने रहस्य हैं उसका उद्घाटन होने लग जाता है। वो सारे जैसे लगता है आपके जीवन की जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं वो सब आपके सामने स्वतः ही आपके सामने आती हैं, आपको चीज़ें समझदार आपको बनाने लग जाती हैं। बड़ी बड़ी बातें अगर सामने आपको वही चीज़ें आपको कोई समझाएगा तो आपको बेकार लगेंगी, लेकिन जब आप प्राकृतिक सौंदर्य के बीचों बीच हो तो आपको ऐसी बातें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएंगी और आपको समझदार बनाएंगी। ऐसा लेखिका को महसूस हो रहा है इस वक्त इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर। धीरे धीरे धुंध की चादर जो है वो थोड़ी छटने लगी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। अब थोड़ा वो लोग रुके, मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी है। नज़रों के छोर तक, यानी जहाँ तक आप नज़र अपनी डाल सकते हो वहाँ तक आपको खूबसूरती ही खूबसूरती दिखेगी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूल, घाटियाँ और वादियाँ, इन सब के जो दुर्लभ नज़ारे होते हैं आपको एक साथ दिखने को मिलेगा। इसी के लिए तो लेखिका को ये जन्नत लगा। ये सारे जो फीचर्स हैं आपको यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आपको जन्नत महसूस कराते हैं। और आपको अगर एक ही जगह मिल जाए तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे? पर्वत भी है, झरना भी है, फूल भी है, घाटियाँ भी हैं, वादियाँ भी हैं। तो ये दुर्लभ नज़ारा अब लेखिका के सामने था। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, यानी हरियाली का सोचो। यानी जितना ही हमारे जीवन में हरियाली होगी उतना ही जीवन खूबसूरत होगा। तो इसका मैसेज देते हुए वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ था। आश्चर्य, हैरानी की बात है, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, यानी निरंतर लगातार प्रवाहमान यानी बहते हुए झरने दिख रहे थे। नीचे वेग से बहती हुई तिस्ता नदी दिख रही थी। सामने उठती धुंध दिख रही थी। ऊपर मंडराते आवारा बादल दिख रहे थे। मध्यम मध्यम यानी कि धीमे धीमे हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रूडोडेड्रो के फूल दिख रहे थे। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए दिख रहे थे। चैरवेती चैरवेती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद।
तिनके सा, यानी कि हमारा जो वजूद है, जो हमारी मौजूदगी है इस धरती पर, वो एक तिनके के समान है। इतना विशाल का ये प्राकृतिक सौंदर्य जो है, इसमें लेखिका अपने आप को खोया हुआ सा महसूस कर रही थी। अपने वजूद को एक तिनके सा वो समझ रही थी इस वक्त। पहली बार एहसास हुआ उनको कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था, यानी उससे इतना जुड़ रहा था, एक हो जा रहा था। एक होना या फिर जुड़ना, कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी इस वक्त। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। यानी हमारे अंतर मन में बसा जो संसार है वो खंड खंड हो गया, चूर चूर हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। समाधिस्थ यानी एक ही पोजीशन में आप खोए हुए बैठे हों उस भाव में, और नृत्य करती नाचती हुई किसी आत्मलीन यानी अपनी ही आत्मा में डूबा हुआ नृत्यांगना, यानी जो आपके सामने नृत्य प्रस्तुत कर रही है, वह नुपुर यानी कि पायल अचानक टूट जाए। एक नृत्यांगना अगर अपने में ही खोकर नाचे जा रही है, नृत्य किए ही जा रही है, और एकदम से उसकी पायल टूट जाए, पायलों की छन छन जो है बिखर जाए, तो उसका जो ध्यान है एकदम से टूट जाता है। वैसे ही हुआ लेखिका के साथ। इतने बड़े प्राकृतिक सौंदर्य, विशालकाय प्राकृतिक सौंदर्य में जब वो डूबी थी, तो एकदम से ब्रेक लगने से वो टूट गया, वो ध्यान जो है उनका हट गया। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें जो है वो पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। तो उनका ध्यान क्यों टूटा? क्योंकि उन्होंने एकदम से देखा कि पहाड़ी औरतें, जो कुछ पहाड़ी औरतें उन्हें दिखती हैं, पत्थरों पर बैठी हैं और पत्थर को तोड़ रही थी। गुथे आटी सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। लेखिका देख रही थी कि उन कोमल कोमल हाथों में, काया पर हाथों में जो कुदाल, इतने सख्त जो हथियार कहने का मतलब ये है कि फावड़ा, कुदाल, ये सब जो है कठोर चीज़ें मानी जाती हैं, ये सब उनके हाथों में देखकर लेखिका को अजीब सा लगा। कईयों की पीठ पर बंधी डोको यानी कि बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी, यानी कि अपनी बड़ी सी टोकरी में अपने बच्चों को लिए हुए वो कुदाल से पूरे मेहनत से, ताकत से पत्थरों को तोड़ रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग। लेखिका अभी तक तो ये महसूस कर रही थी कि कितना स्वर्गीय, जन्नत जैसा सौंदर्य है यहाँ पर। नदी है, फूल है, पहाड़ है, झरना है, वादियाँ हैं, सब कुछ है। लेकिन इन्हीं के बीच में भूख भी है, मौत भी है, दीनता भी है, यानी कि गरीबी भी है, और जिंदा रहने की यह जंग, यानी जिंदा रहने के लिए, अपना पेट पालने के लिए लोगों को इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। मातृत्व यानी माता और श्रम साधना साथ साथ, यानी मातृत्व की भूमिका निभाना क्या कठिन काम है? क्या आसान काम है? कहने का मतलब है मातृत्व को निभाना क्या आसान काम है? बच्चे को टोकरी में लेकर इतने बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना, कुदाल, हथौड़े लेकर, और साथ ही श्रम साधना। ये श्रम साधना का मतलब मेहनत करना। वहीं पर खड़े BRO यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने के एक कर्मचारी ने पूछा, मैंने एक कर्मचारी से लेखिका ने पूछा कि ये क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने जो है चौड़ा बना रही हैं। उसने बताया कि जिन हिम शिखरों को देखने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए और आपको वो सुविधाजनक बनाने के लिए जिन रास्तों से आप गुजर रही हैं ना, वो ये पहाड़ी ने ही जो है चौड़ा बना रही हैं। यानी जो आप सुख सुविधा का आनंद ले रही हैं, उन्हीं की मेहनत की बदौलत ही आपको मिल पाती हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये। मेरे मुंह से अकस्मात यानी कि एकदम से निकला। वह संजीदा हो गए, यानी कि वो थोड़ा सा डीप थिंक करने लगे। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है। दुस्साध्य यानी कि बड़ी ही मुश्किल से इसको पूरा किया जाता है, ऐसा कार्य है, कठिन कार्य है। पहाड़ों पर रास्ता बनाना।
पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। और उनको छोटे छोटे पत्थरों में बदलने की जो प्रक्रिया है वो जो की जाती है वो तो ठीक ही है, लेकिन तोड़ मरोड़ कर एक ही आकार उन्हें देना होता है। फिर बड़े बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, यानी सीधा वो नीचे जो है जान माल की बहुत हानि होती है। कहने का अर्थ उनका बताने का यही है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। यानी उन्होंने मौत को झुठलाया है। कहने का अर्थ है कि इतना खौफनाक खतरनाक काम होने के बावजूद भी लोगों ने इस रास्ते को बनाने में मौत को नज़रअंदाज किया है। आप ताज्जुब करेंगे इस बात पर। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदल गया, यानी अभी तक जो थॉट प्रोसेस जो चल रहा था लेखिका में वो एकदम से बदल जाता है, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में भी देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे, यानी आप देखेंगे गोल गोल से आप उनके हाथों में बड़े बड़े छाले जो पड़ जाते हैं। एक ही कहानी कह रहे थे सब कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी ही है। यानी जो आम जीवन है, आम व्यक्ति का जो जीवन है, उसके लिए हर जगह एक ही जैसा है। चाहे इस विशाल से प्राकृतिक सौंदर्य के बीचों बीच आ जाए, चाहे आप जो शहरों की भागती हुई सी जिंदगी वहाँ चले जाए, तो सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव, अभाव यानी कि कमी, यातना, पीड़ा, वंचना एक तरफ होती है। कहने का मतलब है कि सब कुछ जो है बराबर भागों में बटा हुआ है। बराबर यानी एक हिस्से को सारी ही मलाई मिली है और एक हिस्से को सारी तकलीफ ही मिली हुई है। और तभी मेरे सह यात्री यानी मेरे साथ जो आए लोग हैं, मणि और जितेन, मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन यानी दुखी देखकर जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। जितेन जो है यहाँ पर लेखिका को बोलता है कि मैम इस तरीके की आप जनता जो है हर जगह देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है। आप कहीं पे भी चले जाएं इस धरती पर, इस तरीके से जो परेशान लोग हैं आपको हर जगह मिलेंगे देखने को। तो वो अपनी बात अपने तरीके से ये बताना चाह रहा था कि आप इतने पैसे खर्च करके जिस सुंदरता का आनंद लेने आई हैं, आप उस सुंदरता का आनंद लें। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इतनी मेहनत कर रही हैं, इतनी मेहनत करना, पत्थर तोड़ना कोई आसान काम है, और इसके बदले में उन्हें क्या मजदूरी मिलती होगी? सिर्फ अपना 2 वक्त का खाना, वो भी मुश्किल से वो जुटा पाते हैं। लेकिन जो लोग इतना पैसा खर्च करके इन रास्तों से गुजर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इन वादियों का, उनका जीवन कितना सुखमय है। जो इतनी मेहनत कर रहा है उनके जीवन में ये सुख होना चाहिए। तो लेखिका का यही मतलब है कि इतना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां यानी वो मेहनत कश जो सुंदरियां हैं, जो पत्थर तोड़ रही थी, मेहनत कर रही थी। श्रम यानी मेहनत, सुंदरिया यानी वो स्त्री जो मेहनत कर रही थी, उनको लेखिका जो है श्रम सुंदरियां लग रही थी। तो बोलती हैं कि उन्होंने देखा कि वो श्रम सुंदरियां जो है किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था। अब वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। यानी उनके इस कठोर जीवन में भी वो अपने आप को खुश रख पा रही हैं। यही महसूस कराता है कि खंडहर भी ताजमहल बन सकता है। उन्होंने अपनी